आए हम बाराती बारात लेके, जाएंगे दुल्हन को साथ लेके। कार्तिक बाथरूम में गाना गुनगुना रहा था। वो बाथरूम से निकला और फिर बोला, भाभी जी मेरा नाश्ता, आज मुझे जल्दी जाना है। क्या बात है देवर जी, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। आजकल आप रोज अपनी दुल्हन को याद करते हैं। कुछ नहीं भाभी, रेडियो पर बज रहा था ना, तो यूं ही दिल किया गुनगुनाने का। जब कोई गीत गुनगुनाने का दिल करे तो इसका क्या मतलब होता है जानते हैं? नहीं जानता भाभी, कार्तिक ने लापरवाही से कहा। मतलब इस गीत के लफ्ज अंदर कहीं जगह बना रहे हैं। वो हर गीत जो हमारी जुबान पर बार बार आता है, कहीं न कहीं हमारे जज्बातों से जुड़कर आता है। ओ भाभी आप भी। कोई नहीं है, आप बस यूं ही। कोई ऑफिस में देख ली क्या? मुझे धीरे से बता दीजिए, मैं आपके भैया से कहकर सब बात तय कर लूँगी। नहीं है भाभी, अगर होती तो ज़रूर बताता। सच? हाँ भाभी, बिल्कुल सच। कहे कार्तिक ने शिखा को थोड़ा मुस्कुरा कर देखा और फट से बोला, एक बात कहूँ भाभी? कहिए। मुझे तो सुंदर सी दुल्हन चाहिए, ढलती शाम की तरह, अपने आगोश में उजाले समेटे हुए, जागती आंखों में सपनों की तरह बहुत सुंदर। अच्छा देवर जी, तो आप ये क्यों नहीं कहते कि आपको किसी कविता से शादी करनी है? कविता नहीं भाभी, हकीकत होगी वो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कोई दहेज नहीं, कोई डिमांड नहीं भाभी। तो मैं ये समझूं कि अभी तक आप तलाश में हैं। देवर जी ने सपने देखने शुरू कर दिए हैं, ये शुभ संकेत बाबूजी को दे देती हूँ। नाश्ते की प्लेट पकड़ाते हुए शिखा मुस्कुराई। कार्तिक शिखा का देवर है, वो बेहद भावुक और सहृदय है। मन बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र, सागर की गहराई भी उसे छू नहीं सकती। सबके साथ सबका होकर रहना उसकी खास पहचान। सारी कॉलोनी कार्तिक भैया कहकर बुलाती और आते जाते सभी से अनजाने ही पहचान हो जाती। कब किससे पहचान बनी पूछने पर पता चलता कि यूं ही चलते चलते रास्ते में कोई मिला, अपने परेशानी सुनाई और कार्तिक भैया ने बिना जाने पहचाने उसकी मदद कर दी। कौन था पूछने पर कहता कि जरूरतमंद था, मदद कर दी। भाभी मजाक कर देती, देवर जी यूं ही चलते चलते वो नहीं मिलती क्या? वो ऐसे नहीं मिलेगी भाभी, तो फिर कैसे मिलेगी देवर जी? भाभी उसके लिए तो आपको कोशिश करनी होगी। शिखा और बाबूजी दोनों परेशान कि कब हाँ करेगा। कहता था कि शादी ही नहीं करूँगा। बहुत दिनों बाद उस दिन उसे खुश देखकर शिखा ने ये सवाल किया कि कोई पसंद कर ली है क्या? कार्तिक ऑफिस चला गया तो शिखा सोचने लगी कि कितना भोला है ये लड़का। आज के ज़माने में इतना पवित्र सौंदर्य कहाँ मिलेगा? कैसे ढूंढे? आज शेखर से बात करती हूँ। क्या सोच रही हो? अपने कमरे से बाहर आते हुए शेखर ने पूछा। सोच रही हूँ इतनी सुंदर देवरानी कहाँ से लाएंगे? देवर जी के लिए सुंदर सी दुल्हन। क्या मजाक करती रहती हो? हाँ, अभी अभी कहकर निकले कि मुझे तो सुंदर सी दुल्हन चाहिए। आज तुम्हारे भाई साहब भी पूरे शायर नजर आ रहे थे, तो देवर किसका है? शेखर ने शिखा की ओर तिरछी मुस्कान डालकर कहा। चलो कुछ बोला तो? कुछ नहीं, बहुत कुछ बोले। तो ढूंढ दो ना सुंदर सी दुल्हन, उसके तो नखरे भी उठाने पड़ेंगे। तो भाभी और देवर दोनों मिलकर उठाना। हाँ वो तो है, मगर उन्होंने बड़ी मुश्किल से हाँ की है, तो कोशिश करनी ही होगी। हाँ तो करो कोशिश। तुम जाओ सुंदर सी दुल्हन लेने और मैं चला अपने काम पर। कभी किसी ने टोका नहीं, इसीलिए शेखर ने अपना काम इतना फैला लिया कि अब उसके पास खुद को समेटने के लिए भी वक्त नहीं। शिखा आसमान में उड़ते पंछी को देखती रही जो शाम को घर वापस आ जाएगा। मगर कुछ परिंदे ऐसे भी होते हैं जो रात ढलते ही लौटते हैं। शायद ये परिंदा भी रात ढलते ही आएगा और अपने नीड़ में चुपचाप बिना आहट के ही सो जाएगा। शिखा दूर तक उसे जाती देखती रही। तभी बाहर से आवाज आई, बहू दूध आ गया है। हाँ बाबूजी। बाबूजी आपका नाश्ता भी तैयार है। नाश्ता देते हुए शिखा ने कहा। बाबूजी आपसे कुछ कहना है, कहो बहू। कार्तिक भैया ने शादी के लिए हाँ कर दी है। अरे वाह, कब बोला? और कैसी लड़की चाहिए उसे? कहता है कि लड़की सुंदर सी होनी चाहिए। तो उसमें क्या है, हमारी रिश्तेदारी में अनेक लड़कियां सुंदर हैं। वो जिसे पसंद करेगा उससे रिश्ता तय समझो। बहू तुम उधर संभालो, मैं इधर संभालता हूँ। बाबूजी ने खनकती आवाज में कहा। कब से इस उम्मीद में थे कि दूसरी बहू आएगी। और क्या बाबूजी? कुछ नहीं बहू, बाबूजी बात अधूरी छोड़कर बोले। मगर शिखा इस ओर से भली भांति परिचित हो चुकी थी। उसके विवाह को 5 साल हो गए थे और बाबूजी तरस रहे थे अपने आंगन में खिलौने के लिए। अरे मोहन जी, लड़की को आप देखते ही रह जाएंगे। ना करने का तो सवाल ही नहीं उठेगा। बस एक नज़र की ही बात रहेगी।
दूर के एक रिश्तेदार ने कहा। शाम को शिखा ने ससुर जी की पूरी बात सुनी। परिवार के हर सदस्य की खुशी की परवाह में जीती शिखा का मन न जाने क्यों आशंकित हो उठा कि कार्तिक बहुत भोला है और वो लड़की हॉस्टल में पढ़ने वाली। फिर रात को शेखर के घर आते ही शिखा ने अपनी आशंका जाहिर की। अरे ये जरूरी तो नहीं कि हॉस्टल में पढ़ने वाली हर लड़की तेज हो। हाँ, स्मार्ट तो होगी ही, वहाँ का परिवेश ही ऐसा होता है। तुम अभी से क्यों परेशान हो, शेखर ने कहा। कार्तिक को कुछ बताए बिना ही बाबूजी ने आदेश दिया। आज एक मित्र के यहाँ जाना है, सभी के साथ तुम्हें भी चलना होगा। कार्तिक ने बिना कुछ पूछे ही हाँ कह दी। शिखा मनी मुस्कुराई कि कितना भोला है ये भी नहीं पूछा कि जाना कहाँ है। लड़की आई सच में बेहद खूबसूरत। शिखा ने तो देखते ही कह दिया, देवर जी दुल्हन तो बहुत ही सुंदर है, क्या यही है वो? कार्तिक ने धीरे से पूछा और फिर मुस्कुराकर अपनी सहमति दे दी। और किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं थी। बाबूजी ने कहा हमें और कुछ नहीं चाहिए, पर एक बात बहुत साफ कहना चाहूँगा कि हमारे घर में एक और बहू है, बहुत संस्कारी है। नई बहू घर की खुशी बरकरार रखे, हमें बस इतना ही चाहिए। शिखा सोच रही थी कि कभी उसने अपने हाथों से गिलास भी नहीं उठाया होगा। कमरे में उसने खुले पैर ही प्रवेश किया। शिखा ने एक बार पुनः अपनी शंका सबके सामने रखनी चाहिए। इतनी सुंदरी से हम लोग संभाल पाएंगे, घर का काम काज कर सकेगी? नहीं करेगी तो क्या हुआ, हम कर लेंगे, कार्तिक ने कहा। इसके नाज नखरे भी उठाने पड़े तो हम उठा लेंगे, कार्तिक ने कहा। वाह, ये हुई ना बात, तुम क्यों एक ही बात के पीछे पड़ी हो, शेखर ने कहा। बाबूजी ने भी कहा, बहू वो कार्तिक का काम है, इसकी मर्जी, ये जैसा चाहेगा रखेगा। सारे दिन की थकान से चूर शिखा ने बिस्तर थामा था, फिर भी आंखों में नींद नहीं थी। एक बात अब भी घूम रही थी कि कार्तिक बहुत सीधा है। शादी की तैयारी में व्यस्त शिखा को पता ही नहीं रहता कि वो कहाँ है और किस जगह नहीं है। हर जगह उसका होना जरूरी। घर में आने वाले मेहमानों के इंतजाम से लेकर दूल्हे दुल्हन का जोड़ा भी उसे ही तैयार करना था। उस पर क्या अच्छा लगेगा ये कार्तिक से ही पूछा जाता। दुल्हन का जोड़ा पसंद होने के बाद कार्तिक ने कहा, भाभी जी आपके लिए पसंद कर दूं या भैया से करवाएंगी? आपके भाई साहब ने इससे पहले कभी पसंद किया है जो अब करेंगे? कहकर शिखा मन ही मन सोचने लगी कि शेखर तो कभी ये भी नहीं कहता कि तुम साड़ी में अच्छी लगती हो या इस रंग में तुम खिल जाती हो। उससे कहा भी था कि बहू के कपड़े पसंद करने तुम भी चलो, तो उसने कह दिया था कि तुम ही चले जाओ, मैं नहीं जा सकता, ये मेरा काम नहीं है। अपने देवर को ले जाओ, ये पसंद कर देगा। उसकी आंखें क्यों नम हो आई, कहीं कार्तिक भैया का उत्साह तो इस पीड़ा का कारण नहीं। अरे भाभी क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं, शिखा ने चुपके से अपनी नम कोरों को पोंछते हुए कहा। अच्छा चलिए, अब आपके लिए पसंद करते हैं। आप पर ये जरी बॉर्डर वाली साड़ी बहुत खिलेगी। नहीं देवर जी, काला रंग शुभ नहीं होता, ऐसा किसने कह दिया? ये रंग तो फैशन में है। और फिर कार्तिक ने शिखा पर किसी तरह साड़ी डालते हुए कहा, अब देखिए आप कैसी लग रही हैं। शिखा के गोरे बदन पर वो साड़ी खिल उठी। दुकानदार ने कहा, वाह क्या पसंद है। कार्तिक चिढ़ गया, उसे मालूम था कि वो अपनी चीज की प्रशंसा कर रहा है, शिखा की नहीं। कार्तिक ने शिखा के आंसू देख लिए थे, इसीलिए बोला, भाभी मैं उसे बहुत प्यार दूंगा, उसकी आंखों से गिरा हर आंसू मेरी ही आंख में पनाह लेगा। शिखा के होंठों पर दर्द भरी मुस्कान तैर गई। देवर जी आप सच में बहुत अच्छे हैं, कार्तिक ने शॉपिंग का सारा खर्च उठाते हुए कहा। भाभी आने दो उसे, वो आपकी दोस्त बनकर रहेगी। शिखा को उस कोमल से जलन हो रही थी, फिर भी वो खुश थी। घर में सारे मेहमान आ चुके थे और वो सैम को गौरवान्वित महसूस कर रही थी। आखिर देवर के लिए रानी जो ला रही है। बाबूजी का हुक्म था जब तक शादी पूरी ना हो जाए शहनाई बजती रहनी चाहिए। शहनाई की धुनों में ही बहू घर में कदम रखा। कलश पर पैर से ठोकर दे नववधू को चावल गिराने थे और कार्तिक को समेटने थे। उसने चावल इतनी दूर फैला दिए कि कार्तिक बेचारा समेटता रह गया। शिखा ने देखा तो कहा, देवरानी जी धीरे मारिए, देवर जी को तकलीफ होगी समेटने में। कुछ ही दिनों बाद शिखा की आशंका सही साबित होने लगी। वो तो सच में रानी थी। 10 बजे सोकर उठती तो बाबूजी से छिपकर कार्तिक उसे चाय बना कर देता। जब बाबूजी ने उससे कहा कि बहू शिखा की मदद किया करो, तो वो असमर्थता सी जताते हुए बोली, मुझे नहीं आता, कैसे करूँ, बिगड़ गया तो। वो तो सोकर ही 10 बजे उठती है, बाबूजी रहने दीजिए, शिखा ने कहा।
उसकी खूबसूरती में कहीं दाग ना लग जाए, ये सोचकर रसोई और अन्य कामों से दूर ही रखा गया। सारे नाज भी उठाए गए। उसके आने के बाद शिखा ने खुद को अकेला महसूस किया था। अब कार्तिक रसोई में खड़ा होकर उससे बातें नहीं करता। उसके पास अब अपनी भाभी के लिए समय नहीं था। घर के बदले माहौल को शिखा ही संभाल कर रखती। कोमल की गलतियों को वो सबसे छिपा जाती। ये बात कोमल ने समझ ली थी। वो शिखा की आड़ में खेल करती, जिसे शिखा जानकर भी अनजान बन जाती, ताकि घर की सुख शांति बनी रहे। धीरे धीरे समझ जाएगी, मगर कोमल ने हर दिन परिवार के उसूलों को तोड़ने की कोशिश की। हर दिन कार्तिक से एक फरमाइश, आए दिन पार्टी, आए दिन सिनेमा। बाबूजी ने एक दिन ऐतराज किया, तो इसमें बुराई क्या है, अपनी सहेलियों के साथ ही तो हूँ। तीखे स्वर में उसने जवाब दिया, ठीक है, तुम कार्तिक से पूछ लो। कार्तिक ने हाँ कह दी। घर से बाहर रहने का समय बढ़ता रहा। तब बाबूजी ने कहा, कार्तिक देखो, इतनी छूट सही नहीं। आखिर वो घर की बहू है। घर में एक बहू और भी तो है। उसने तो कभी ऐसा नहीं किया। क्या हुआ बाबूजी, सहेलियों के साथ ही तो है, आप परेशान ना हो, मैं हूं ना। अगर उसके हॉस्टल के लड़के भी तो गए हैं, बाबूजी ने कड़क आवाज में कहा। कार्तिक ने पहली बार बाबूजी से तर्क किया। हॉस्टल में पढ़ी है, खुले विचारों की है, कैसे मना करूं। धीरे धीरे समझ जाएगी। शिखा ने भी बाबूजी को समझाया। बाबूजी एक संतान के आते ही बन जाएगी। घर की नववधू ने रात 9 बजे घर में कदम रखा। साथ में कौन है, बाबूजी ने खिड़की से झांक कर देखना चाहा। कोमल उस लड़के के हाथ में हाथ डाले थी। वही 2 हाथ खिलखिलाहट के साथ हवा में लहरा गए और खिलखिलाहट की आवाज माहौल में गूंज उठी। बाबूजी का तन मन कांप उठा। उन्हें अपनी सालों की कमाई दौलत, मान मर्यादा सरेआम बिकती दिखी। झांक कर देखा, कितने घरों की खिड़कियां उस दृश्य की साक्षी बनी। खिड़कियां ही नहीं, उनमें रहने वाले लोग भी अवाक थे। दूसरे दिन भी वही घटना दोहराई गई। कोमल को छोड़ जब वो जाने लगा, तब बाबूजी ने बुलाकर कहा, बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? राधे। लगते तो भले घर के हो। राधे, तुम कोमल को कब से जानते हो? मैं इसके साथ पढ़ा हूँ, कहकर वो जाने लगा। तो बाबूजी ने उसे रोकते हुए कहा, शायद तुम्हें हमारे घर की मर्यादा नहीं मालूम। तुम्हारा रिश्ता अब सिर्फ कोमल से ही नहीं, उसके परिवार से भी है। वो तुम्हारी क्लासमेट ही नहीं है, वो किसी की पत्नी भी है और किसी घर की बहू बन चुकी है। इस तरह उसके साथ तुम्हारा आना जाना ठीक नहीं है। वो बिना कुछ बोले चला गया। कोमल अंदर कमरे में आकर बिफर पड़ी। बाबूजी को क्या हो गया है? क्यों बेवजह शोर मचा दिया? कुल की मर्यादा, कुल की मर्यादा। क्या करूं मैं कुल की मर्यादा का? सारा दिन घर में रहकर उसे पालूं, मुझसे नहीं होगा। क्या हुआ जो मेरा दोस्त मुझे घर छोड़ने आ गया? कार्तिक ने समझाया, बात दोस्त की नहीं, संस्कारों की है, मर्यादा की है। उसने आकर किसी से कोई परिचय नहीं करना चाहा, तुम्हें बाय कहकर जाने लगा। तो क्या कार्तिक, तुम भी? धीरे धीरे उसका इस तरह आना जाना साधारण सी बात हो गई, जिसकी चर्चा भी नहीं की जाती। हद तो तब हुई जब कोमल ने रात ढले घर में कदम रखने शुरू किए। कार्तिक ने सोचा, कब तक बाबूजी की मर्यादा को इस तरह सरेआम कुचलता देखूं। उसने अलग घर ले लिया। कार्तिक सारा दिन ऑफिस में रहता और कोमल अपने दोस्तों के साथ। शाम को कभी कभी दोनों एक साथ ही घर में प्रवेश करते। कार्तिक जान चुका था कि कुछ कहना बेकार है। ऐसा नहीं कि उसने उनकी गलतियों को नज़रअंदाज किया। वो जानकर भी अनजान बन जाता था, शायद खुद समझ जाए। उसकी हर गलती पर खुद पर्दा डाल उसे सुधरने का मौका देता। एक बार तो उसकी आंखों के सामने ही सारा खेल हुआ, वो देखता रहा। बस इतना कह सका, तुम्हें इससे क्या मिलता है? वही जो तुमसे नहीं मिलता। वो मेरा प्यार है, पहला प्यार। मुझसे क्या नहीं मिला? तुम जिसे मिलना समझती हो, वो मेरे परिवार की मर्यादाओं के खिलाफ है। अगर वो तुम्हारा प्यार है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? पापा ने कहा, शादी कर लो, हमारे घर से चली जाओ, फिर जैसी मर्जी हो करना, और तुम अपनी मर्जी से कोड़े मुझ पर बरसा रही हो। पहली बार चीखा कार्तिक। हाँ, क्योंकि तुमसे मुझे बांधा गया है और तुम बंध नहीं सकी, यही ना? तो अब तक तुमने हमें धोखे में रखा था। क्या कमी रखी मैंने तुम्हें खुश रखने में? सपनों की मलिका बनाकर लाया था मैं तुम्हें, सबसे अलग भी कर लाया। किनारा कर लिया अपने घर, अपने परिवार से, फिर भी तुम्हें नहीं जीत सका। मेरी ही थी कि मैंने तुम्हें बहुत चाहा और ये नहीं जानना चाहा कि तुम्हें मेरी कितनी ज़रूरत है। हाँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी नहीं, अपनी मर्जी और शर्तों पर रह सकती हूँ।
तुमसे पहले मेरे लिए राधे, मैं उसके बिना अपने एक पल की भी कल्पना नहीं कर सकती। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। कार्तिक फिर भी नहीं हारा था। कई बार वो घर नहीं जाता, अपनी शिखा भाभी के पास चला जाता, मगर कोमल ये भी जानने की कोशिश नहीं करती कि वो कहाँ है। उस दिन भी वो ऑफिस से सीधा शिखा के पास चला गया और फफक पड़ा। क्या हुआ देवर जी? उसने सारी बात बता दी। फिर बोला, भाभी अब आप भी कोई रास्ता निकालो। क्या रास्ता निकाले देवर जी? मर्जी आपकी थी, हम लोग तो सिर्फ माध्यम बने थे। आपकी इच्छाओं के चलते और मेरी आशंकाओं पर सभी ने आपत्ति जताई थी कि कार्तिक सब संभाल लेगा। हाँ भाभी, गलती मेरी थी। मेरी कल्पना सुंदर थी तो कोमल भी तो थी, इसीलिए जल्दी टूट गई। वो तो बहुत कठोर है। जिस सुंदर दुल्हन को मैं हकीकत बनाकर ला रहा हूँ वो ऐसी होगी कि मेरी कल्पनाओं को ही निगल जाएगी। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। अगर कल्पना करना गुनाह था तो मेरा जुर्म सच में बहुत बड़ा है और मुझे उसकी सज़ा मिल रही है। मेरी आंखों के सामने ही सब कुछ हो रहा है और मैं तमाशबीन बना हुआ उसके हर गुनाह का मैं एक ऐसा चश्मदीद गवाह हूँ जिसे किसी भी अदालत में जाकर ये कहने की हिम्मत नहीं है कि मेरे घर में गुनाह पल रहा है। अब तो स्थिति ये है कि वे दोनों मेरे कमरे में लगी दीवार के पीछे होते हैं। मैं दीवारों के पार के दृश्य की कल्पना से कांप जाता हूँ। तो क्या आप ऐसे ही देखते रहेंगे? नहीं भाभी, मगर मैं क्या करूं भी तो क्या? बाहर करो देवर जी। जब घर की इज्जत खुद ही बाजार में बैठ जाए तो फिर उसे घर में रखना ठीक नहीं। आप क्या कर सकते हैं? मर्यादा के खातिर ही आप घर छोड़कर गए थे कि लोगों की नज़रों से दूर रहने पर बिगड़ती बात बन जाएगी। लेकिन मेरा कहा मानो तलाक ले लो। लेकिन भाभी, कोई लेकिन वेकिन नहीं। जब जिंदगी तुमसे इतनी कुर्बानियों के बाद भी खुश नहीं तो बेहतर है ऐसी जिंदगी से किनारा कर लो। आज तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो फिर क्यों उस अप्सरा के पीछे भाग रहे हो? वो तो तुम्हारी है ही नहीं। फिर उसने खुद ही कह दिया। खुद को कमजोर मत साबित करो देवर जी, अनेक रास्ते हैं। जिस मोड़ पर तुम खड़े हो उससे अनेक रास्ते जा रहे हैं और वो रास्ता भी जिससे तुम चले थे। अब एक ऐसी राह लो जहाँ से बीती गलियाँ नजर ही नहीं आए। छोड़ दो देवर जी, उसे छोड़ दो। अप्सरा किसी की नहीं होती। कार्तिक फूट फूट कर रो पड़ा। शिखा रो तो नहीं सकी, मगर उसके लिए रास्ते की तलाश में जरूर निकल पड़ी। आज वो निर्णय करके रहेगा। इस हिम्मत के साथ वो घर में घुसा और जोर से दरवाजा पीटने लगा। दरवाजा कोमल ने खोला। क्या हुआ? इतनी जोर से दरवाजा क्यों पीट रहे हो? अब ये सब यहाँ नहीं होगा। मेरे घर में ये खेल अब नहीं होगा। कौन सा नया पाठ पढ़कर आए हो? ये कौन सी नई बात है? कोमल को किनारे धकेलते हुए वो अंदर घुसा और राधे की कॉलर पकड़कर उसे घर से बाहर कर दिया। कोमल पागलों की तरह चीखती रही। आज वो जान चुकी थी कि उसे अब किसी एक को थामना होगा। शाम को जब कार्तिक घर आया तो वो जा चुकी थी अपने प्रेमी राधे के साथ। घर में अब सिर्फ वो था और उसकी रोती सिसकती कामनाएं, कल्पनाएं, जिन्हें वो शाम तक बटोरता रहा। तलाक के वक्त कोर्ट में इतना ही कह सका था कि मैं इसके लायक नहीं। ये जिसे चाहती है उसके साथ इसे रहने और जीने का पूरा हक है। ये हक इसके माँ बाप नहीं दे सके मगर मैं देता हूँ। ये आज़ाद है। तलाक हुए काफ़ी अरसा हो गया था। शिखा ने कई बार देवर का मन टटोला, जानना चाहा कि वहाँ अब क्या चल रहा है। कार्तिक कभी कभी कह भी देता, भाभी अब नहीं। कल्पना का कटु सत्य जिंदगी में जो कड़वाहट पैदा कर गया था उसे वो भूल नहीं पा रहा था। उस दर्द को भुलाने का एक ही रास्ता था जो शिखा ने बताया। देवर जी, दूसरी शादी करिए और अपनी गृहस्थी बसाइए। वो तो अपनी जिंदगी मजे से जी रही है, फिर आपने ऐसी जिंदगी क्यों अपना ली? अभी मौका है नई जिंदगी शुरुआत करने का। शिखा भाभी के लफ्ज उसके जहन में रात भर गूंजते रहे। कार्तिक कोमल को मन से निकाल नहीं पाया था। दूसरी का ख्याल कैसे करे? वो सोच में पड़ गया कि क्या भाभी की बात मानकर दूसरी शादी कर ले। नहीं नहीं, कहीं वो भी ऐसी निकली तो। लेकिन भाभी ने जो कहा क्या वो सच है? वो सबसे दूर जा रहा है। कितनी कातर दृष्टि से भाभी ने मुझे निहारा था और कहा था कि आपकी खुशियों के खातिर हमने सारे समझौते किए थे, लेकिन अब इस बार हमारी मर्जी से फैसला ले। ऐसी लाएं जो समझदार हो, शालीन हो। क्या भाभी की तरह कोई मिल सकती है? कार्तिक ने अलसाई आंखों में ही सवेरा देखा और फिर उसने अपने उजड़े घर पर ताला डालकर घर पहुंच गया। शिखा भाभी उस समय बाबूजी को सुबह की चाय दे रही थी।
कार्तिक को इतनी सुबह आता देख शंका से भर उठी। क्या हुआ देवर जी, आज इतनी सुबह? हाँ भाभी, बहुत दिनों से सुबह की चाय आपके साथ नहीं पी, इसीलिए चला आया। छुट्टी है आज, सोचा थोड़ी देर बाबूजी से भी बातें हो जाएंगी। शिखा ने कार्तिक को बहुत दिनों बाद बदला पाया। पहले जब भी आता परेशान सा रहता। चाय का एक कप उसे पकड़ाया और खुद भी पास रखी कुर्सी को और पास लाकर बैठ गई और बोली, चलिए अच्छा है, मैं आपको कई दिनों से याद कर रही थी। बाबूजी ने भी कहा चलो अच्छा है, वैसे भी अब तुम उस घर में अकेले रहकर क्या करोगे, आ जाओ यहीं, शेखर भी अक्सर बाहर ही रहता है, शिखा अकेले बोर होती है। नहीं बाबूजी, मैं उस कोमल के कारण आपको बहुत चोट पहुंचा चुका हूँ, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं देवर जी, आप अपनी मर्जी से नहीं गए थे, आपको उसकी मर्जी के खातिर जाना पड़ा था, जिसे आप बेहद प्यार करते हैं, और बेहतर भी यही था। लेकिन इस घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। बाबूजी हमेशा रोते और कहते हैं कि मेरा कार्तिक अपनी खातिर नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, उस चुड़ैल के खातिर गया था, वो मेरे बेटे को खा जाएगी, बहू उसे बचा लो। कहते हुए शिखा की आंखें भर आई। कार्तिक प्रायश्चित की मुद्रा में जड़ हो चुका था। लड़खड़ाती जबान से यही कह सका, भाभी आप और बाबूजी जैसा चाहे मुझे मंजूर है। कार्तिक के इस निर्णय से शिखा और बाबूजी दोनों खुश हुए। बाबूजी ने सारे रिश्तेदारों में खबर पहुंचा दी कि कार्तिक ने दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी है। कई रिश्ते आए। शिखा और बाबूजी ने इस बार किसी भी धोखे की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। लड़की की समझदारी पर अनेक प्रश्न किए जाते और घर आकर बाबूजी और शिखा घंटों चर्चा करते। घरेलू हो, कुलीन हो, कम पढ़ी लिखी भी चलेगी, लेकिन सलीके वाली हो। काफ़ी कोशिश के बाद जिस लड़की से रिश्ता तय हुआ वो बेहद पिछड़े इलाके से और गरीब घर की थी और 10वीं कक्षा पास। देखने में साधारण बात तय करके आ गए। कार्तिक की हाँ भर चाहिए थी, उसने दे दी। शादी की तारीख तय हुई। शिखा ने कार्तिक से मजाक किया, चलिए अपनी दुल्हन का जोड़ा पसंद कर लीजिए। कार्तिक उदास स्वर में बोला, भाभी आप ही पसंद कर लीजिए, जोड़ी भी आप ही बना रही हैं, पहनावा भी आप ही तय कर लीजिए। इस बार 24 घंटे वाली सहनाई नहीं बची। बहू ने घर की चौखट पर कदम, चावल का कलश फिर तैयार था। कार्तिक की आंखें भर आई कोमल की याद में। नई बहू का पैर कलश पर था, उसने बहुत समझदारी से चावल गिराए। कार्तिक ने समेटे, फिर फैलाए, फिर समेटे। भाभी मुस्कुरा रही थी। नई बहू ने बहुत दिनों तक सबका दिल जीतना चाहा। समय पर उठकर घर के काम में शिखा का हाथ भी बटाती, बाबूजी का भी ख्याल रखती। कार्तिक तो अपने सारे काम खुद कर लेता। इस बार वो बेहद सतर्क था। जो भी पूछना हो भाभी से पूछो अनामिका, वे ही बता सकती हैं। नई बहू की समझदारी थी या पुरानी वाली की कटु यादें। बाबूजी और घर के बाकी लोग सभी अनामिका से खुश थे। उसने घर में अपनी जगह बना ली थी। कार्तिक पर भी उसने धीरे धीरे अधिकार कर लिया। घर की कुछ जिम्मेदारियों को शिखा ने अनामिका को सौंपने की सोची। फिर एक दिन तिजोरी खोलते हुए कहा, शिखा ये सब तुम्हारा है, इसे संभालो। अभी बहू नहीं है, इतनी समझदारी नहीं है, कुछ समय दो, बाबूजी ने झिझकते हुए कहा, ताकि कहीं कार्तिक को बुरा ना लगे। जिम्मेदारी ही तो है, समझदार बनाएगी। फिर मैं भी तो जब इस घर में आई थी तो नई ही थी और अकेले भी सब संभाला था। ये सुनकर बाबूजी खुश हो उठे। अपनी भाभी शिखा की कार्तिक बहुत इज्जत करता था। कार्तिक दूसरी शादी से बहुत खुश था। सुबह उठकर शिखा ने ही चाय बनाई और दरवाजे पर रखकर बोली, आप लोगों की चाय आपको बुला रही है। अनामिका ने सबको चाय देते हुए कहा, सुनो आज मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी है, तुम चलोगे? हाँ क्यों नहीं। अनामिका तैयार होकर शिखा से कहकर शॉपिंग के लिए निकल गई। शिखा खुश थी। जब अनामिका और कार्तिक घर लौटे, शिखा रात के खाने पर दोनों का इंतजार कर रही थी। खाना खाकर दोनों अपने कमरे में, बाबूजी अपने कमरे में, शिखा अपने कमरे में। शिखा जाग रही थी। शेखर बिजनेस के सिलसिले में बाहर था, उसे नींद नहीं आ रही थी। 8 साल हो गए थे शादी को, उसे कोई संतान नहीं। वो इस अकेलेपन को अक्सर जाग कर काट लिया करती थी। डॉक्टर ने कहा था कोई संभावना नहीं है, फिलहाल बहू में कोई कमी नहीं। शिखा उसकी भरपाई में शेखर और बाबूजी को खुश करने में लगी रहती। शेखर को इस बात का अफसोस नहीं था, मगर वो इस अफसोस में अक्सर खिलौनों और गुड्डों से बातें करती रहती और इस प्रकार अपने मातृत्व की पूर्ति करती। तभी किचन से आवाज़ आई। शिखा ने देखना चाहा, क्या हुआ, शायद बिल्ली होगी, लेकिन घर में बिल्ली के आने का कोई रास्ता नहीं था।
बाहर आकर देखा कार्तिक के कमरे से लगी छत का दरवाजा खुला था। तो क्या देवर जी दरवाजा खोलकर सो गए? सोच शिखा ने टॉर्च की रोशनी से देखना चाहा। छत पर उसे बात करने की आवाज़ सुनाई दी। सोचने लगी इतनी रात गए कौन हो सकता है, लगता है दोनों अभी तक जग रहे हैं। फिर मन ही मन मुस्कुराई और तसल्ली के लिए पूछा, छत पर कौन है? मैं हूँ भाभी जी अनामिका। लाइट चली गई थी तो गर्मी के कारण छत पर आ गई। ठीक है मगर दरवाज़ा बंद करके सोया करो, किचन में बिल्ली आ गई थी। ठीक है भाभी जी आप सो जाइए, मैं देख लेती हूँ किचन में कौन है। चूहा भी हो सकता है, आप सोई नहीं अभी तक? नहीं, नींद नहीं आ रही थी, जाइए अब सो जाइए। शिखा ने बेचैनी से टहलते हुए बाबूजी के कमरे में झाँक कर देखा तो वो सो रहे थे। सभी इत्मीनान में हैं, फिर वो क्यों परेशान हैं? इस बेचैनी का कारण क्या है? शेखर का ना होना या उसका निसंतान होना, या फिर कुछ और? देर रात तक जागने पर भी भोर में ही शिखा की नींद खुल गई। देखा कार्तिक का कमरा खुला था, लगता है कार्तिक आज जल्दी उठ गया। अनामिका को आवाज़ देती हूँ, बाबूजी को चाय दे देगी। आज तबीयत भारी हो रही है, रात भर नींद नहीं आई। नीचे से ही आवाज़ दी, अनामिका नीचे आ जाओ, बाबूजी को चाय दे दो। कार्तिक बाहर आते हुए बोला, भाभी अनामिका यहाँ नहीं है, नीचे चली गई है। शिखा ने फिर आवाज़ दी, अनामिका कहाँ हो? मगर उसके कहीं भी होने की आहट नहीं सुनाई दी। शायद बाथरूम में होगी, लेकिन वहाँ तो बाबूजी हैं, फिर कहाँ होगी? किचन में जाकर देखा, वहाँ भी नहीं। शायद बाहर बगीचे में होगी, वहाँ भी नहीं। आखिर इतनी सुबह कहाँ जाएगी? शिखा ने आवाज़ दी, देवर जी देवरानी को नीचे भेज दो, मजाक मत करो। भाभी मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में अनामिका यहाँ नहीं है। नहीं है? बाबूजी बाथरूम से निकले तो बोले, अरे बहू आज तुम घर का दरवाज़ा बंद करना भूल गई क्या? घर का दरवाज़ा, छत का दरवाज़ा, अनामिका घर में नहीं है बाबूजी, ये सब क्या है? देवर जी अनामिका घर पर नहीं है। क्या तुम दोनों के बीच रात में कोई झगड़ा हुआ है? नहीं, कमरे में जाकर देखा तो अनामिका का सामान भी नहीं था। घर की तिजोरी भी खुली और खाली थी। बहू घर छोड़कर जा चुकी थी, ज़्यादा ही समझदार निकली। शिखा को रात की बिल्ली, छत का खुला दरवाज़ा, अनामिका का आश्वासन, सब कुछ बिजली की तरह कौंध गया। वो चकरा गई, बोली, देवर जी ये तो बहुत समझदार निकली। कार्तिक जो अब तक सब समझ चुका था, सिर थामे बैठा था। देर तक घर में फैली खामोशी को कौन तोड़ता? किस में इतनी हिम्मत थी? भाभी में, जिसने कार्तिक को दूसरी शादी के लिए प्रेरित किया था, या फिर बाबूजी में, जिन्होंने उसकी समझदारी पर अनेक प्रश्न किए थे, या फिर कार्तिक जिसने दोनों के निर्णय पर आंखें बंद करके अपनी सहमति का अंगूठा लगा दिया था? कौन था समझदार? शिखा जिसने कार्तिक की गृहस्थी फिर से बसानी चाहिए, बाबूजी जो अपने आंगन में खेलता कूदता छोटा कार्तिक चाहते थे, या फिर कार्तिक जिसके स्वभाव की सरलता से अनामिका की बड़ी समझदारी का कारण नहीं समझना चाहा? शायद इन तीनों से ज़्यादा समझदार वो थी जिसने तीनों की समझदारी पर पानी फेर दिया। सब कुछ लेकर कुछ नहीं बचा। रात में फ़ोन आया, मैं दूसरा विवाह करने जा रही हूँ। इस दमघोटू माहौल में मैं नहीं रह सकती, और नई जिंदगी की शुरुआत के लिए पैसा तो चाहिए था, सो मैं ले आई। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, आखिर मैं आपके घर की बहू थी। बाबूजी को काटो तो खून नहीं। शिखा भी जड़वत थी, ये सब क्या हुआ? हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। ये नज़रों का धोखा था या फिर हमारी समझदारी का? कार्तिक दोनों के बीच मूक दर्शक था। भाभी क्या कहती हैं या बाबूजी क्या कहते हैं उसने नहीं सुना। उसे लगा उसने गलत सपना फिर देख लिया। हर बार रोकर चुप होना और फिर रोना। पहले कोमल के सौंदर्य ने धोखा दिया, इस बार समझदारी के बड़े भ्रम ने धोखा दिया। धोखा धोखा धोखा, कब तक? वो टूट चुका था, घर आने में भी उसे हिचक होती। उसे देखते ही शिखा हिचक जाती। सब एक दूसरे से नज़र इस तरह चुराते जैसे वे एक दूसरे के गुनहगार हैं, और जिनकी सज़ा यही है कि खुद को एक दूसरे से अलग कर लें। कहीं गुनाह का पर्दाफाश ना हो जाए और ठीकरा किसी एक के सर पर फोड़ दिया जाए। इस बार बाबूजी का चोटिल सम्मान रह रहकर चटक उठता। समाज में उठने बैठने और तन कर चल सकने की सारी हिम्मत जाती रही। रिश्तेदारी में जहाँ जाओ वहीं एक ही चर्चा, बहू क्यों चली गई? जरूर इस परिवार में ही कोई कमी है जो दूसरी बहू भी छोड़कर चली गई। अनेक इल्जाम जमाने ने लगाए। खुद को इतना छोटा महसूस करते कि जिस टोपी को उन्होंने कभी नहीं भुलाया था, उसे लगाना भी उन्हें याद नहीं रहता। वे बिना टोपी के ही निकल जाते। शिखा याद दिलाती, बाबूजी टोपी। मोहन जी निरुत्साहित से उसे पकड़ते,
मगर टोपी लगाकर खुद को निहारने का दुस्साहस अब नहीं करते। इधर समय की कमी ने शेखर और शिखा के बीच जो रिक्तता पैदा की थी, उस जगह अब एक लंबी दीवार खड़ी हो रही थी। अक्सर वो बिजनेस के सिलसिले में देर रात तक बाहर होता और जब आता थकान से चूर होता। उस थकान के बीच शिखा उसकी ज़िंदगी में अगर कुछ भरना चाहती तो वो ये कहकर सो जाता, शिखा मैं बहुत थक गया हूँ, तुमसे कल बात करता हूँ। और कल थकान बेहिसाब बढ़ी होती। शिखा पास जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाती। वो उस टूटी नाव की पतवार थामे चल रही थी, जिस पर अनजाने अनचाहे अनेक गड्ढे बन चुके थे, जिन्हें पाटते उसकी उम्र बीत रही थी। बाबूजी अपने यहाँ सम्मान और दम तोड़ती इच्छाओं के बीच खुद को अकेला पाते और सबसे अलग रहने के प्रयास में अपने कमरे से बाहर नहीं आते। कार्तिक अपनी खिड़की से ढलती शाम से लेकर ढलती रात तक न जाने किसका इंतजार करता। उसे घर में क्या चल रहा है पता भी नहीं रहता। शिखा घर में फैली इस खामोशी में कभी खुद को ढूंढती तो कभी खुद को बुला देती, तो कभी कार्तिक और बाबूजी की खामोशी को तोड़ने की हिम्मत करती। कभी कभी उन चार आंखों में तलाश करती कि वो कहाँ है। क्या बाबूजी की इस हिदायत में कि बहू तुम मेरी नहीं इस घर की बहू हो और इस घर में जो तुम दोगी वही पाओगी, या फिर शेखर की उन हिदायतों में जब वो शिखा के हाथों में रुपयों से भरा बैग रखते हुए कहता, ये घर तुम्हारा है, जैसा चाहो चलाओ, मैं कभी नहीं पूछूंगा, मगर इसकी खुशियों की परवाह तुम्हें ही करनी होगी। कागज के टुकड़ों को देख सोचती काश मैं इनसे इस घर की सारी खुशियाँ, बाबूजी का खोया सम्मान, उनके कुल के दीपक, कार्तिक भैया की उजड़ी गृहस्थी सब खरीद सकती। शेखर जिसे खुशी कहता है, क्या उसी की खुशी की तलाश है सभी को? शायद नहीं। मैं कब तक इन कागज के टुकड़ों को संभालती रहूंगी? ये मुझे चिढ़ाते से नजर आते हैं। उसने जब भी कुछ मांगा अपने बाबूजी और भाई की खुशी, कभी उसने पूछा कि शिखा इन पैसों से तुम्हारी खुशी मिल सकेगी? रात का अकेलापन और जिंदगी का सूनापन अक्सर उसे डसने लगता। शेखर तो बस आगे बढ़ने की धुन में बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ने में उसके अपने पीछे छूट रहे हैं। उसने भूल से भी ये नहीं सोचा, मुड़कर ही नहीं देखना चाहा। कोई आवाज़ दे भी तो कैसे? वो तो ऐसी मंजिल को थामे चल रहा था जिसके छूट जाने से वो बिखर जाता। महत्वाकांक्षा में वो भूल गया कि वो एक बेटा भी है, भाई भी है और एक पति भी है। कार्तिक भी अपनी तनख्वाह भाभी को देते हुए कहता, भाभी अब आप इसे संभालो, मैं नहीं संभाल सकता, क्या करूँगा मैं इसका, और कितनी जिम्मेदारियों के बोझ तले मुझे दबना पड़ेगा। इन कागज के टुकड़ों में दबी कामनाएं दम तोड़ रही हैं देवर जी। मैं इनसे बेजार सी हो रही हूँ अब और नहीं। शिखा बोले जा रही थी और कार्तिक सुनता जा रहा था। आज भाभी को उसने पहली बार ऊबता महसूस किया था। उनकी बातों में सदियों की तलखी थी। वो तलखी शायद हमसे थी, नहीं तो फिर जिंदगी से कब तक झेलेंगी? कौन है जिससे वो अपनी बात कहती? सोचता हुआ कार्तिक शिखा के कमरे के सामने से गुजरा तो उसे सिसकने की आवाज़ आई। उसने बाहर से ही आवाज़ दी, भाभी हाँ आती हूँ, कहते हुए बाहर आने का प्रयास किया, मगर कार्तिक उससे पहले ही अंदर पहुँच चुका था। पहली बार इस कमरे में आया था वो। भाभी का कमरा अपनी व्यवस्था से अव्यवस्थित सा लग रहा था। कांच का एक टुकड़ा सा शोकेस की तरह तरह की गुड़ियों और गुड्डों से भरा था। बगल की ड्रेसिंग टेबल पर एक खूबसूरत पर्दा जो शायद कभी नहीं उठाया जाता होगा। बिस्तर की चादर ठीक करते हुए शिखा बोली, आइए देवर जी, आज कैसे इधर भटक गए? यूं ही भाभी दिल किया आ गया। तभी बिस्तर के सिरहाने रखी जापानी गुड़िया बोल पड़ी, मम्मा आई लव यू। शिखा ने उसे चुप कराया। कार्तिक ने कहा, बोलने दीजिए, अच्छा लग रहा है। भाभी एक बात पूछूं? हाँ, क्या पूछेंगे पूछिए। वैसे आप जो जानना चाहते हैं वो मुझे मालूम है देवर जी। इस घर से खुशियों ने हमेशा के लिए मुंह फेर लिया है। घर अब घर नहीं, एक सराय खाना लगता है जिसमें सभी रह तो रहे हैं मगर अजनबियों की तरह। कौन कब तक रोया कब हंसा किसे मालूम? किसकी रात आंसुओं में भीगती रही या किसकी शाम आंखों को धुंधला कर गई? किसने जानना चाहा? तो शेखर भैया। बेचैनी ने उसे वहां रुकने ही नहीं दिया। देर तक भाभी के आंसुओं में भीगे लफ्ज उसके जहन में गूंजते रहे। मैं भी हूँ इस घर में क्या, ये किसे पता है? सब अपने में गुम, मैंने क्या पाया? कौन है मेरा, किसे फुर्सत है मेरे खातिर? शाम ढल रही थी फिर भी कार्तिक ने आज खिड़की नहीं खोली, ना ही सामने खिड़की से दस्तक दी। बार बार शिखा का कुमलाया चेहरा याद आ रहा था कि उम्र में मुझसे सिर्फ 2 माह ही बड़ी है,
मगर जिम्मेदारियों के बोझ ने उन्हें समय से पहले ही बहुत बड़ा कर दिया। बड़प्पन के एहसास तले उन्होंने खुद को भुला दिया और घर के 3-3 बड़े बच्चों को संभालती रहीं। बाबूजी कमरे से बाहर नहीं आए थे। अब अक्सर वे शाम के धुंधलके में ही घर निकलते थे। शिखा ने शाम की रसोई शुरू कर दी थी। बाबूजी घूम कर आए, बोले, बहू खाना दे दो, जल्दी सो जाऊंगा। और फिर खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। शिखा ने रसोई समेटी, किचन का दरवाज़ा बंद किया। जैसे ही अपने कमरे में जाना चाहा, देखा कार्तिक छत पर है। आवाज़ दी देवर जी, कोई जवाब नहीं मिला। खुद जाकर देखना चाहा तो देखा कार्तिक के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दे रही थी। क्या बात है देवर जी, लगता है आज आप बहुत खुश हैं। हाँ भाभी, आज मैं बहुत खुश हूँ और कल आप भी बहुत खुश हो जाएंगी। ऐसी कौन सी बात है देवर जी, मुझे भी तो बताइए। भाभी, आप कल सुबह का इंतज़ार कीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है देवर जी, मैं सुबह का इंतज़ार करती हूँ। अब मैं सोने जा रही हूँ, आप भी जल्दी सो जाना। शिखा सुबह उठी तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि देवर जी किस खुशी की बात कर रहे थे, क्योंकि उसे तो सब रोज की तरह दिखाई दे रहा था। लेकिन हाँ, देवर जी घर पर नहीं थे। शिखा किचन में जाकर खाने की तैयारी करने लगी। तभी उसे दरवाजे की घंटी सुनाई दी। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने उसके देवर जी और उनके साथ में एक प्यारी सी बच्ची थी। देवर जी, ये बच्ची किसकी है और आप इसे अपने साथ लेकर क्यों आए हैं? भाभी, ये हमारे घर की खुशी है। मैंने इसे अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया है और अब ये हमारे साथ ही रहेगी। उस दिन जब मैं आपके कमरे में गया था तो वहाँ पर जो मैंने देखा, उससे मुझे समझ में आ गया था कि आपको एक बच्चे की कमी बहुत ही ज़्यादा खल रही है। और मुझे भी कहीं न कहीं ऐसा ही लगा कि हमारे घर में जब कोई बच्चा आ जाएगा तो हो सकता है हमारे घर की खुशियाँ लौट आएं और हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करेंगे और पढ़ाएंगे और इसे अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। भाभी, इसे बड़ा करने में आप मेरा साथ देंगे ना? शिखा खुशी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। शिखा भागकर मंदिर से पूजा की थाली ले आती है और खुशी की आरती उतार कर उसको अंदर ले आती है। खुशी के घर में आ जाने से सच में घर में खुशियाँ आ गई। जो बाबूजी कमरे के अंदर से बाहर नहीं निकलते थे, आज खुशी के साथ साथ वो भी घर में इधर उधर दौड़ते हैं, उसके साथ खेलते हैं, हंसते और मुस्कुराते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मानो घर में खुशियाँ वापस आ गई थी। कार्तिक को आज अपने फैसले पर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि उसके एक फैसले की वजह से घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।